गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 यूपी बोर्ड में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आज भूगोल अनुभाग है, उसका 5वां पाठ चल रहा है और इसमें 5वें पाठ में फिर से हरित क्रांति टॉपिक है आज का। इस हरित क्रांति टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम हरित क्रांति पर चर्चा करेंगे विस्तार से। और जैसा कि हरित क्रांति का अर्थ कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और हरित क्रांति का जो अर्थ है कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक तकनीकी एवं अच्छे उर्वरक, दवाओं का प्रयोग, नवीन कृषि नियंत्रणों का प्रयोग, फसलों के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तनकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। तो इस तरह से हरित क्रांति भारत में सन 1958 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई और जिनके प्रयासों से 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और इसके अंतर्गत उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और प्रौद्योगिकी का समावेश किया गया। कृषि उन्नत बीजों का उर्वरकों तथा प्रौद्योगिकी का समावेश करने के उपरांत इन प्रयासों और बदलावों के फलस्वरूप देश में पहली बार 120 के स्थान पर 170 टन गेहूं का उत्पादन हुआ। 50 लाख टन की इस अप्रत्याशित जो वृद्धि हुई उत्पादन में, उसका अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, उन्होंने इसे हरित क्रांति का नाम दिया। और इस तरह से भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो M.S. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक ने माना गया। इनकी इन सफलताओं के पश्चात 1960 ईस्वी में हरित क्रांति के प्रसार के लिए देश में के विभिन्न भागों में होने लगा और इसके परिणाम स्वरूप देश में खाद्य उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भरता बनी। हरित क्रांति के दौरान 1964-65 में सरकार ने गहन कृषि कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत विशिष्ट फसलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया और 1966 ईस्वी में अकाल पड़ा और जिसका सामना करने में वह अधिक उपज बीज कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बहुफसली कार्यक्रम भी शामिल किया गया, यानी ऐसे बीजों का उपयोग जिनके माध्यम से अधिक उत्पादन मिल सके। तो इस तरह से हरित क्रांति का ये शुरुआती कंसेप्ट है। और हरित क्रांति की जो प्रमुख विशेषताएं रही या उसके द्वारा कौन कौन से लाभ हुए, पहले इन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो हरित क्रांति है उसमें जैसा कि उसके अर्थ में ही उससे क्लियर हो रहा है, स्पष्ट होता है कि हरित क्रांति में अधिक उत्पादन करने वाले बीज, जिन्हें हाइब्रिड सीड्स कहते हैं, तो इनका प्रयोग किया जाना स्वाभाविक था। इस क्रांति में अधिक उत्पादन वाले बीजों का भरपूर उपयोग किया गया। इसमें खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में एवं उत्पादकता दोनों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई और इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत में खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में देश आत्मनिर्भर बन गया। और इसके बाद दोबारा दूसरा पॉइंट है रासायनिकों का प्रयोग। तो कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हरित क्रांति के दौरान भारत में पहली बार रासायनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों
का प्रयोग किया गया और इसके पूर्व भारत में पारंपरिक तरीके से खेती होती थी। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किया गया और कृषि संयंत्र यंत्रीकरण किया गया कृषियों में, ताकि बुवाई कटाई का समय से और अधिकाधिक इसमें उपयोग किया जा सके। अगला था इसी में सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। तो हरित क्रांति के दौरान भारत में, चूंकि भारत की मानसूनी जलवायु है और इस पर ही आधारित ज्यादातर कृषि होती है, तो इसके लिए सिंचाई की सुविधा व्यवस्था करने के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाना प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में हरित क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई जहां अपर्याप्त वर्षा होती थी और अतः स्वाभाविक रूप से सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया। और इसके अलावा बहुफसली कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। हरित क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नवीन आयाम प्रदान किया और इसके तहत खेती अब केवल निर्वाह के लिए न होकर व्यवसायिक दृष्टि से की जाने लगी। कृषि में व्यवसायीकरण का पहला चरण हरित क्रांति को ही माना गया। बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन पर बल दिया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए इसको भी हरित क्रांति में देश के भूमि सुधार कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया गया और साथ ही कृषि की शाख का भी विस्तार हुआ। कृषि संबंधित अनुसंधान हेतु आधुनिक अनुसंधान संस्थानों की भी स्थापना की गई, ताकि मृदा परीक्षण, मिट्टी की जांच करा के भूमि में अत्यधिक उत्पादन किया जा सके। तो इसके लिए हरित क्रांति से ये होने वाले लाभ थे, विशेषताएं थी इसकी। इसमें आगे है हरित क्रांति को सफल बनाने हेतु कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इसमें किसानों को उन्नत किस्म के बीज तथा उर्वरक को सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए और दूसरा है किसानों को उपज का पर्याप्त मूल्य मिले ताकि उसका भंडारण भी उचित ढंग से हो सके। फसलों में को आपदा से बचाने हेतु उनका नुकसान की किसी दशा में किसानों को उसको क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना। कृषि शिक्षा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी पर बल देना। तो कृषि शिक्षा के लिए ये भी व्यवस्था की जानी चाहिए। शोध अनुसंधान केंद्रों की भी उसमें संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। अगला है चकबंदी जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम पुनः चलाए जाने चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त है उसको एकत्रीकरण हो सके। अगला है भूमि की गुणवत्ता का समय समय पर परीक्षण होता रहना चाहिए, मिट्टी की जांच हो ताकि उसी के अनुसार उर्वरकों को दिया जा सके, पूर्ति की जा सके। अच्छी उपज के व्यापार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो उत्पादन हो रहा है बिचौलियों का उन्मूलन होना चाहिए। तो इस तरह ये आपका हरित क्रांति से जुड़ा हुआ टॉपिक था। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है, शुरुआत कब हुई और इससे क्या लाभ हुए हरित क्रांति से, या इसकी विशेषताएं बताइए। हरित क्रांति को सफल बनाने हेतु कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स वॉच दिस वीडियो।